Hello everyone, welcome to this channel. In this video, I will cover the national topics of the month given in प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कौन कौन से टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर अप। तो दीज आर द टॉपिक्स आई विल कवर अप। फर्स्ट, द न्यू पार्लियामेंट हाउस इनॉर्गरेटेड। दूसरा टॉपिक, श्रीनगर हाउस G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स। देन फर्स्ट एयर बस C295 for the Indian successfully completes its maiden flight. Then Congress Party takes victory in Karnataka in Legislative Assembly 2023. उसके बाद फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23। समुद्र शक्ति जो कि एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की एक एक्सरसाइज है, द फोर्थ एडिशन ऑफ दैट एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्चेस सक्षम। ये जो इनिशिएटिव यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का है, एक एप्लीकेशन है सक्षम, जिसके थ्रू मेडिकल स्किल्स की मेडिकल एजुकेशंस की ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक प्लेटफॉर्म में बनाया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप एट द सिदबी पोर्ट। इंडियन फर्स्ट कार्गो शिप एट सिदबी पहली बार यहाँ पर पहुँचा है। नेक्स्ट, NCGG स्टार्टेड थी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्वेंट ऑफ मालदीव एंड बांग्लादेश। ये NCGG ने एक 3 कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, स्पेशली मालदीव और बांग्लादेश, इन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए 3 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है, जो कि इंडिया में अभी स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है डैट इज़ द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली से लगा हुआ है। द कंट्री इज़ फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे। 8 लेन एक्सेस कंट्रोल भी यहाँ पे बन रहा है। तो इसके बारे में बताया गया है कि कितना लंबा है और कितना इसमें कॉस्ट लगी है। नेक्स्ट, सी ट्रायल ऑफ बक्सीर। बक्सीर एक इंडियन नेवी का शिप है, वॉर शिप है, तो इसके बारे में ये न्यूज़ है। और नेक्स्ट इज़ सेकेंड लास्ट, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक कैंपेन है शहर को स्वस्थ रखने के लिए और लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड देन न्यूज़ इन briefly I will cover the news. फ्रेंड्स, आई विल गो थ्रू द कंटेंट। अगर आपको उससे स्किप करना है तो यू कैन फॉरवर्ड द वीडियो एंड गो टू द मेन कंटेंट वेर यू वांट टू। along with the reading I will also explain the topics। तो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं और पहला है न्यू पार्लियामेंट हाउस इनॉर्गरेटेड। जैसे कि हमारा पुराना जो पार्लियामेंट हाउस था वो काफ़ी पुराना हो चुका था और ऑलमोस्ट 600 ईयर्स उसको क्रॉस करने वाले हैं, और उसकी जो एग्जिस्टेंस को खतरे को देखते हुए न्यू पार्लियामेंट हाउस को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। 28 मई 2023 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉर्गरेट कर दिया है, जबकि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ने सर्व किया था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला पार्लियामेंट हाउस था, और वहीं पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शुरुआत किया गया था। इस तरह से अब उसको हमें कंजर्व रखना जो है डैट इज़ द रिच हेरिटेज ऑफ पार्लियामेंट हाउस। अब हम नई बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। द न्यू पार्लियामेंट हाउस इज़ न्यू बिल्डिंग डैट विल हाउस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। न्यू बिल्डिंग इज शेप लाइक ए ट्राइंगल के शेप में ये बनाया गया है। 10% स्मॉलर देन द ओल्डर बिल्डिंग ये है। नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटर विस्तार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच इज़ द सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट लोकेटेड नियर द रेसना हिल्स इन न्यू दिल्ली। रेसना हिल्स न्यू दिल्ली पार्ट न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है फ्रेंड्स, ये सेंटर विस्तार रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का जो है पार्ट है। अब इसको बनाने के लिए द आइडिया ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस स्टेम्ड फ्रॉम द फियर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग विच इज़ अराउंड 100 ईयर्स ओल्ड, जो कि 100 साल हो चुके हैं पुराने बिल्डिंग, तो उसके खतरे को देखते हुए बनाया गया है। और इसको जो पुराना ओल्ड बिल्डिंग था वो 1927 में बाय लॉर्ड इरविन के द्वारा इनॉर्गरेट किया गया था। अब जो हमारी नई बिल्डिंग है डैट इज़ 4 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट। इस पर जो टोटल कॉस्ट लगी है डैट इज़ 970 करोड़ रुपीज़, 970 करोड़ रुपीज़ की लागत से ये बना है। एंड ये जो डिज़ाइन इसका किया गया था डैट इज़ डन बाय द अहमदाबाद बेस्ड HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा किया गया, और बनाया था इसका जो कंस्ट्रक्शन बाय टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और इसकी जो खूबियाँ हैं डैट इज़ सीटिंग कैपेसिटी इसकी 888 है लोकसभा के लिए, जो कि पहले 543 था।
Earlier in the old parliament it was 543 and now it is 888. कैपेसिटी बढ़ा दी गया है. लोकसभा डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन थीम ऑफ पीकॉक. लोकसभा का जो थीम बना है, बिल्डिंग बनी है, डिज़ाइन बना है, दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ ऑन द थीम ऑफ पीकॉक. जबकि राज्यसभा का जो बना हुआ है वो उसका बेस है ऑन द थीम ऑफ डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लोटस. और राज्यसभा में अभी सीटिंग कैपेसिटी इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ 300, जबकि पहले 250 ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में था. इट मीन्स 50 लोगों की कैपेसिटी इसमें बढ़ा दी है सीटिंग अरेंजमेंट. जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ पार्लियामेंट हाउस फॉर जॉइंट सेशन जो होगा उसकी जो कैपेसिटी अभी बढ़ा के 1280 कर दी गई है. No center hall in the parliament and the new construction includes the 3 ceremonial foils, 4 gallery for each of the 2 houses, 6 granite statue honoring individual who contributed to the liberation movement and the creation of construction, as many India galleries and 1 constitution gallery. The building is said to have a lifespan of around 150 years. This is important. इस बिल्डिंग का 150 साल, अगले 150 साल तक ये बिल्डिंग इसका लाइफ स्पान रहेगा. कुछ जो इसके इंट्रेंसेस हैं, टोटल 6 इंट्रेंसेस इसमें दिए गए हैं फ्रेंड्स. उसका पहला है गार्जियन स्टेचू डिपिक्टिंग द ऑस्पिशियस एनिमल्स. दूसरा द्वार का नाम है गेट का गाजा एलिफेंट. थर्ड इज द अश्वा. फोर्थ गरुड़ एंड राइजिंग सन एंड द लास्ट इज मकारा. तो एज द इंडियन values, these name of these gates, entrance gates are given in the parliament, new parliament house. और इसके साथ में कवर अप करना चाहूँगा जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है वो उसके बारे में थोड़ा सा. ये जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है, द इंडियाज़ प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस इज़ कॉलोनियल एरा बिल्डिंग डिज़ाइंड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर इरविन लुटियन ने ये बनाया था, ब्रिटिश आर्किटेक्ट. एंड हार्डवर्क बेकर विच टुक 6 ईयर, 6 साल इसके कंस्ट्रक्शन में लगे थे 1921 से 27 तक. ओरिजिनली कॉल्ड द काउंसिल हाउस, द बिल्डिंग हाउस द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. इस ओल्ड पार्लियामेंट में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया जो कि एडिशन ऑफ 2 फ्लोर इन 1956, 1956 में 2 फ्लोर और ऐड कर दिए गए. एड्रेस द डिमांड फॉर मोर स्पेस, जैसे कि ज़्यादा जगहों की ज़रूरत थी. और 2006 में पार्लियामेंट म्यूजियम वॉज एडेड टू शोकेस द 2500 ईयर्स of rich democratic heritage of India. So this was all about the new parliament and old parliament. Now we will move to the next. इसी से जो कंसर्न है रिलेटेड, दैट इज़ की फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. फाउंडेशन स्टोन जो है कब डाला गया था न्यू के, तो इसको बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन 10 दिसंबर 2020. ऑन 10 दिसंबर 2020 न्यू दिल्ली ये फाउंडेशन स्टोन डाला गया था. एंड विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाई अक्टूबर 22 टू सिट द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट. तो जैसे कि ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है अपने टाइम से, 2022 अक्टूबर में होना था और ये 28 मई 2023 में से इनॉग्रेशन हो रही है. अभी इसमें जो दूसरा दिया है एरिया के बारे में, कितना एरिया है टोटल, 64,500 स्क्वायर मीटर्स का एक टोटल इसका एरिया है. नेक्स्ट जो टॉपिक है कि इसमें एक सिंगुल हिस्टोरिक सेप्टर इंस्टॉल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यू पार्लियामेंट. एक सिंगुल जो है कि सिंगुल को ये आप देख रहे हैं इसका फिगर काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा था. ये तमिलनाडु में एक जो चीफ प्रेस्ट होते हैं उनके पास ही रहता है, तो काफ़ी हिस्टोरिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है. इसको पार्लियामेंट में रखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उसके बारे में. तो फ्रेंड्स रिगार्डिंग द सिंगुल, ये क्या है, एक परंपरा थी चोलास के एजेज में, जो कि एक राजा जब दूसरा राजा से अपनी पावर लेता था तो उस टाइम पे ये एक सिंबल है जो कि दिया जाता था. In Cholas, similar ceremony was held at the time of the transfer of power from one king to another. Singul is the symbol of king's power. On August 14, 1947, this was handed over to Pandit Jawaharlal Nehru. This signified the transfer of power from the British Governor General Lord Mountbatten to the first Prime Minister of India. Now it will be displayed फॉर द नेशन टू सी एंड विल बी टेकन आउट ऑन स्पेशल ओकेजन्स. अभी जो है इन्होंने ये पार्लियामेंट में इसको
रख दिया गया है। एंड ऑन द स्पेशल ओकेजन्स पब्लिक कैन ऑल्सो विटनेस This was Free India's first and last Governor General C. Rajagopalachari who suggested to Nehru that he could receive a spectre of Lord Mountbatten as a symbolic handover of powers from the British to India। तो हमारे जो फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को कि उन्हें इस तरह से करना चाहिए। नाउ हम विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ श्रीनगर होस्ट थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। The third G20 Tourism Working Group meeting held from 22nd to 24th May 23 in Srinagar, Jammu Kashmir. The stage is set for discussion and deliberation on final deliverables, and there are two key deliverables of the Tourism Working Group, which includes Goa Roadmap for the tourism as a vehicle for achieving sustainable development goals and G20 Tourism Ministers Declaration। तो ये स्पेशली इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके अपने टारगेट्स रखे जाते हैं और उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। तो उसका जो थर्ड जो मीटिंग है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, वो हमारे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। और उसमें कुछ की फैक्टर्स थे प्रायोरिटी, जैसे कि ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि इसके ऊपर डिस्कशन किया गया और ये इनको प्रायोरिटीज़ में रखा गया। दिस इज़ द ओनली वर्किंग ग्रुप meeting taking place in Srinagar as part of G20 efforts, which with the excellent response from all the member countries, all the invited countries and international organizations having the highest participation registered compared to the first two tourism working group meetings at Rann of Kutch and Siliguri. This G20 tourism working group meeting in Srinagar aims to strengthen economic growth, preserve cultural heritage and promote sustainable development of the region. G20 member countries, invited countries and international organizations will give valuable inputs and feedback on these two draft documents, and after negotiations with the G20 member countries on these drafts, final vision will be placed in the fourth tourism working group meeting. Third tourism working group meeting deliberated on the 5 key priority areas, namely green tourism, digitalization, skills, micro, small and medium enterprises and destination management. These priorities are key building blocks for accelerating the transition of the tourism sector and achieve the targets for 2030 sustainable development growths। अलॉन्ग विद दिस कुछ की फैक्टर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या डेस्टिनेशंस हैं, लोगों को उसके बारे में जानने को मिला। और हम देख सकते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट बाज़ार ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट शोकेसिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट वर्किंग ऑफ आर्टिशियन सिग्निफाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो लोकल है ये भी वहाँ पे देखा गया। उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इन्फॉर्म दिया गया, Ministry of Tourism is also promoting local products from Jammu and Kashmir by handing below souvenirs to delegates from ODOP like paper। ये जो इनके सेफ्रंस जो बहुत ही वेरी पॉपुलर फ्रॉम द श्रीनगर है, पंपूर से में ये पाया जाता है। कावा कफ एंड ब्रास स्पून, ये सब चीज़ों के बारे में दुनिया को पता चला कि यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। Then the Ministry of Tourism, Government of India welcomes participation of delegates from G20 member countries, invited countries and international organizations to collectively work towards advancing the tourism sector and achieving the United Nations Sustainable Development Goal 2030। तो फाइनली उन्होंने वेलकम किया और उनका धन्यवाद किया। नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ रिगार्डिंग C-295 फॉर इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीट इट्स मेडन फ्लाइट। ये एक एयरबस है जो कि दिस इज़ द डील बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट विद द स्पेनिश गवर्नमेंट। C-295 स्पेन का एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया को डिलीवर होना है
इंडिया की डील जो हुई थी इट इज़ रिगार्डिंग 56 एयरक्राफ्ट्स को इंडियन एयरफोर्स के जो एब्रो अभी एयरक्राफ्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उनको रिप्लेसमेंट करेगा ये C295 जो कि स्पेन का एयरक्राफ्ट है और इसमें टोटल 56 जहाज़ जो हैं वो आने हैं इंडिया में और इसमें से 16 एयरक्राफ्ट जो है वो कंप्लीट कंडीशन में आएंगे और 40 जो एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और वो 40 जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे वो किए जाएंगे टाटा एडवांस्ड सिस्टम जो कि बड़ोदरा और ढोलेरा दो जगह है गुजरात में, वहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग चलेगी अंडर द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। सो इसका जो फर्स्ट टेस्टिंग जो था स्पेन में वो हो गया है और जो कि 3 घंटे का पूरा इसमें टेस्टिंग किया गया। मेड इन फ्लाइट मीन्स द पहली जो उड़ान इसकी बड़ी सक्सेसफुल रही है और अब इसका जो डिलीवरी के लिए काफ़ी रास्ता क्लियर हो चुका है। सम की फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस C295 aircraft are the first aircraft is likely to be delivered by September 2023 and Indian Air Force personnel are already being trained in Spain. Second, Tata is setting up a main manufacturing facility at Vadodara and will also set up an aerospace and defense complex at Dholera जो कि गुजरात में है। The company has stayed up with Airbus with signed 21,935 crore rupees and supply 56 transport aircraft to Indian Air Force in 2021। तो ये डील 2021 में हुई थी। द न्यू कॉम्प्लेक्स विल बी इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी while small aircrafts have been built in India in the past. The projects were executed by public sector enterprises primarily। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी जो है HAL जो बेंगलोर में जिसका हेडक्वार्टर है बेसिकली उसके द्वारा बहुत सारे जहाज़ बनते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में पहला प्रोजेक्ट है अंडर मेक इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस स्पेशली डिफेंस के लिए भी ये बनाएगा। तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट अंडर मेक इन इंडिया। Now we'll move to the next topic is regarding कांग्रेस पार्टी टेक्स विक्ट्री इन कर्नाटका इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2023 में जो कर्नाटका में इलेक्शन हुई थी एवरीबडी नोस इट, थोड़ा सा पुरानी न्यूज़ हो गई है। उसमें कांग्रेस की विक्ट्री थी तो जिसमें 135 सीट्स आउट ऑफ 224 सीट्स कांग्रेस को मिली थी जो कि मेजॉरिटी से काफ़ी आगे हैं। मेजॉरिटी के लिए 113 सीट्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे वो बने थे सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस सिद्धार्थ मैया। उन्होंने ऑथ ले ली है चीफ मिनिस्टर्स की और अभी हम इसमें जो देखते हैं मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट है 5 गारंटी प्रॉमिस्ड बाय द कांग्रेस ने, जो पार्टी ने 5 गारंटी दी थी कि हम क्या करेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट्स कैबिनेट इन इट्स फर्स्ट मीटिंग अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 गारंटीज विच वेयर प्रपोज्ड इन कांग्रेस पार्टीज इलेक्शन मैन्युफैक्चर में इन्होंने 5 चीज़ों का बोला था, तो प्रॉमिस किया था कि हम लोग करेंगे, तो वो लोग इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए बात कही है। तो इसमें से पहला है गृह ज्योति। अब इसमें क्या होता है, विल प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स इन ऑल हाउसेज इन कर्नाटका। तो कर्नाटक में सभी को 200 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी पर मंथ। दूसरा है गृहलक्ष्मी। इसमें कांग्रेस हैज प्रॉमिस टू प्रोवाइड 2000 टू ईच वुमन हेड ऑफ द फैमिली। तो वुमेन हेड जो है फैमिली के उनको 2000 रुपया दिया जाएगा। पहला था 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी और नेक्स्ट इज़ अन्ना भाग्य। एवरी पर्सन इन बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको 10 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट इज़ युवा निधि 3000 रुपये 3000 रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड पर मंथ टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। अगर ग्रेजुएट से अनएम्प्लॉयड हैं 3000 मिलेगा एंड 1500 रुपये गिवन टू अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर। डिप्लोमा आपने किया है तो 1500 रुपये मिलेगा। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ इज़ शक्ति स्कीम। शक्ति स्कीम में हैज़ प्रोमिस टू प्रोवाइड फ्री ट्रेवल टू ऑल वुमेन थ्रू आउट द स्टेट एंड रेगुलर। कर्नाटका स्टेट जो रोडवेज है उसमें उनको वुमेंस को जो है वो फ्री ट्रेवल करने को मिलेगा। तो ये 5 प्रॉमिस कांग्रेस ने किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में और इन 5 को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23। समुद्र शक्ति एक नेवी की एक्सरसाइज है जो कि इंडोनेशिया के साथ में बायलैटरल एक्सरसाइज है
उसका 4th एडिशन हो गया है फ्रॉम 19 मई 2023। और ये कहाँ पर है? साउथ चाइना सी में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। द सी फेस हेल्ड फ्रॉम 17 to 19 मई 23। Witnessed the participation of AS W Corbett, INS Karavati with the integral Chetak helicopter and Dornier maritime patrol aircraft. The Indonesian Navy assets included KRI Sultan Iskandar Muda with the integral helicopter पैंथर एंड CN-235 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ये कुछ इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, नेवल शिप्स। उनके साथ में एक्सरसाइज कुछ हेलीकॉप्टर्स भी हैं। दिस इज़ द पिक्चर वेयर दे हैव गिवन टू दिस मैगजीन। नाउ द सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज इंक्लूडिंग टैक्टिकल maneuvers and weapon firings, helicopter operations, air defense and anti-submarine warfare exercises were undertaken that enhanced the interoperability between the two navies. Sea phase was preceded by the fruitful harbor phase, which saw professional interactions, tabletop exercises and sport exchanges. Successful completion of the exercise Samudra Shakti 23 illustrated strong partnership between India and Indonesia and reaffirmed commitment of both the navies to promote peace and stability in the region through cooperative engagements. So this was all about the Samudra Shakti bilateral exercise है between India and Indonesian navies। तो नेक्स्ट न्यूज़ की हम चलेंगे, डेट इज़ रिगार्डिंग द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्चेस सक्षम जो है डेट इज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च सक्षम एक एप्लीकेशन है जो कि मेडिकल जो है एजुकेशन में ट्रेन करेगी लोगों को। तो सक्षम स्टिमुलेटिंग द एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट LMIS। Saksam is a digital platform developed by National Institute of Health and Family Welfare. The platform has been developed to provide online training and medical education to all the health professionals in the country. Now हम कुछ की फैक्ट्स सक्षम की जो की फैक्ट्स हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो की फैक्ट्स में हम देखते हैं कि द प्लेटफॉर्म करेंटली ऑफर्स 200 पब्लिक हेल्थ एंड 100 क्लिनिकल कोर्सेज इन ऑनलाइन मोड। तो इसमें 100 क्लिनिकल ऑनलाइन मोड्स हैं और 200 पब्लिक हेल्थ इतने ऑनलाइन मोड में कोर्सेज चल रहे हैं। हेल्थ प्रोफेशनल एट देयर ओन कंफर्ट एंड पेस फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री विदाउट कंज्यूमिंग वर्क आवर्स कैन रजिस्टर देमसेल्फ फॉर दीज कोर्सेज ऑन द पोर्टल थ्रू अ लिंक। पहले इस तरह का जो मेडिकल में है अभी कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। अच्छी पहल है। फर्दर आफ्टर अंडरगोइंग रिक्वेस्टेड ट्रेनिंग एंड क्वालिफाइंग द रिक्वायर्ड असेसमेंट क्राइटेरिया सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन विल बी इशूड टू देम। सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद जब उनका ऑनलाइन कोर्स खत्म हो जाएगा तो आफ्टर द असेसमेंट एग्जामिनेशंस के बाद में इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट द कोर्सेज ऑफर्ड इन द पोर्टल हैव बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल हेल्थ केयर एजेंसीज इंक्लूड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, UNDP, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये रिकॉग्नाइजेशन है ये। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट एंड रेपुटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड आर ऑल्सो पीयर रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय डोमेन एक्सपर्ट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ये है। अगर यहाँ से ऑनलाइन कोर्स किया जाता है सक्षम के थ्रू तो एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई फॉर इट हू आर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट टॉपिक है जो फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप एट द सितवी पोर्ट। सितवी पोर्ट हमारा म्यांमार में है। तो म्यांमार में सितवी पोर्ट के थ्रू हम लोग अपने जो ईस्ट इंडिया के पहल के थ्रू इसमें काफ़ी कुछ इंडियन गवर्नमेंट कर रही है जो हमारा ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए, और साथ में जो ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं लाइक म्यांमार और बहुत सारी कंट्रीज़ है उनके साथ में, ताकि तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे एंड आयुष मिनिस्टर and Union Minister for Transport and Communication Admiral Tin Aung San of the Republic of the Union of Myanmar jointly inaugurated Sitwe Port in Rakhine State, Myanmar। वहाँ पे इसका इनाग्रेशन किया गया था। During this event they received the first Indian cargo ship which was flagged off from the
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये कोलकाता में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, वहाँ से गया था। और सितवी पोर्ट जो है म्यांमार में, उसका इनाग्रेशन हुआ था, तो पहला वहाँ पे इसको रिसीव किया गया है। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द सितवी पोर्ट वुड एनहेंस द बायलैटरल एंड रीजनल ट्रेड एज वेल एज कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी ऑफ रैकीन स्टेट ऑफ म्यांमार। तो बड़ा अच्छी बात है, आप इसकी पिक्स देख सकते हैं सितवी पोर्ट पे। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो दिस प्रोजेक्ट वॉज कॉन्सेप्शलाइज टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी ऑफ मिजोरम विद हल्दिया, कोलकाता में जो है, एनी इंडियन पोर्ट थ्रू Kaladan River in Myanmar. The project envisages the highways road transport from the Mizoram to Palitwa in Myanmar. Thereafter, from the Palitwa to Sitwe, Myanmar by inland water transport, and from Sitwe to any port in India by maritime shipping. तो ये मिज़ोरम को जोड़ने के लिए हल्दिया से एक अच्छा सा कनेक्टिविटी बना है, और वहाँ से बाई रोड कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेबल दे रखी है जिसमें स्टेट, मोड एंड डिस्टेंस दिया है। हल्दिया से सितवी पोर्ट जो है म्यांमार में कितना दूर होता है, शिपिंग से जाएंगे तो 539 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है कोलकाता से। हल्दिया जो कि कोलकाता के पास में, वहाँ से लगे म्यांमार सितवी तक। उसके बाद सितवी से पालेतवा जो कि रिवर कालाधन में बना हुआ है, ये वाटरवे है। वाटरवे 158 किलोमीटर। दैन पालेतवा से इंडो म्यांमार बॉर्डर जाने के लिए बाय रोड जाएंगे 110 किलोमीटर, और अगेन इंडो म्यांमार बॉर्डर टू NH 54। ये इंडिया में जो नेशनल हाईवे 54 है उसके लिए 100 किलोमीटर जाने पे का रास्ते से हम जा सकते हैं। सितवी पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द कालाधन मल्टी मॉडल transit transport project funded under the grant and aid assistance from the government of India. Once fully operationalized, the waterway and road components of KMTTP will link the east coast of India to the northeastern states through the Sitwe port. The Sitwe port जो मेन पर्पज है, that is to connect the eastern states, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे जो हैं उनसे अच्छी कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है, म्यांमार के साथ डील की है। नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ NCGG स्टार्टेड 3 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्वेंट ऑफ मालदीव एंड बांग्लादेश। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स जो हमारे वहाँ पे UPSC के जो कैंडिडेट, UPSC जो क्लियर करके जो हमारे IAS IPS से बनते हैं, तो वहाँ पे बांग्लादेश और मालदीव में सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया में ये प्रोग्राम बनाया गया है। अभी ऑलरेडी ये चल रहा है प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के थ्रू कमेंस एट मसूरी कैंपस, मसूरी में जो है इसका ऐसा जानते हैं कि पहले से ही हमारा IAS एकेडमी है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, तो वहीं पर इसका हो रहा है 3 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्वेंट ऑफ बांग्लादेश। 59th बैच विद 45 पार्टिसिपेंट एंड फ्रॉम द मालदीव 22nd एंड 23rd बैच with 50 participants commenced at the Mussoorie campus. On 6 May, this is followed by successful completion of 58 CBP for the civil servant of Bangladesh, and NCGG's capacity building initiative for the civil servant, both domestic and the other developing countries, aims to promote citizen-centric public policies, good governance, and enhanced service delivery to improve the quality of life of citizens by reaching out to the last person. ये कुछ डिटेल्स हैं NCGG के बारे में, जो कि 2014 में सेटअप हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूट है अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर डायरेक्टली आता है। इन्होंने इंटर्ड द जो एक समझौता किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मालदीव सिविल सर्वेंट कमीशन के साथ में, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 1000 सिविल सर्वेंट्स ऑफ मालदीव बाय 2024। तो 2024 तक ये मालदीव्स के 1000 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दे देंगे। एंड विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ में किया कि ये 1800 सिविल सर्वेंट 2025 तक 1800 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देंगे, जबकि मालदीव के साथ 1000 सिविल सर्वेंट्स को 2024 तक ट्रेनिंग दे देंगे। सो फार 685 ऑफिसर्स ऑफ मालदीव हैज़ बीन इम्पार्टेड ट्रेनिंग एट NCGG। तो अभी तक 685 जो सिविल सर्वेंट्स हैं मालदीव्स के हैव बीन इम्पार्टेड ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, देते रहे हैं अभी तक उनको। ये पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, NGCC हैज़ टेकन अप
The responsibility to build the capacity of civil servant of various developing countries. So far, it has imparted training to 3500 सिविल सर्वेंट फ्रॉम 15 कंट्रीज़। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक इनिशिएटिव है, और अभी तक 3500 सिविल सर्वेंट्स को 15 देशों के जो हैं टोटल अलग अलग, जैसे बांग्लादेश, केनिया, तंजानिया, तुनिसिया, सिचिली, गैम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान, म्यांमार, नेपाल एंड कंबोडिया, इन लोगों को एक हेल्प है, एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द द्वारका एक्सप्रेस वे, कंट्रीज फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सेस। कंट्रीज फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन, 8 लाइन की फर्स्ट एलिवेटेड है द्वारका। अब ये देखो दिल्ली के पास में एक है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे व्हाइल इंस्पेक्टिंग द एक्सप्रेसवे सेड दैट द द्वारका एक्सप्रेसवे विल बी द ऑलमोस्ट कंप्लीट इन अप्रैल 2014 अप्रैल में ये कंप्लीट हो जाएगा। और कंट्री की पहली एलिवेटेड 8 लेन कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो कि 29.6 किलोमीटर है, एंड इज़ बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 9000 करोड़ रुपीज़। द एक्सप्रेसवे इज़ 34 मीटर वाइड, 34 मीटर चौड़ी ये रोड रहेगी, एंड इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन एन 18.9 किलोमीटर सिंगल पिलर इन हरियाणा and 10.1 kilometer in Delhi. The construction of the Dwarka Expressway is in progress in 4 sections. तो 4 सेक्शन है। पहला है the second is first section in Delhi region from the शिव मूर्ति in महिपालपुर to बिजवासन। सेकेंड जो है फ्रॉम बिजवासन रेलवे ओवरब्रिज टू दिल्ली हरियाणा बॉर्डर गुरुग्राम, 4.2 किलोमीटर है। एंड द थर्ड इज हरियाणा रीजन फ्रॉम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर टू बसाई, 10.2 किलोमीटर। एंड द फोर्थ इज फ्रॉम द बसाई टू द खेतकी दौला। तो ये टोटल मिला के 29.6 किलोमीटर है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सी ट्रायल ऑफ द बक्सीर। बक्सीर जो है डेट इज़ द इंडियन नेवी 6th एंड द फाइनल Kalvari class submarine Buxir has begun its sea trial and is expected to be commissioned by early 2024. Commissioning of the submarine built under Project 75 is set to enhance the Navy's combat capability at a time when China has been increasing its presence in the Indian Ocean region. The submarine was launched on 20 April 22. Submarine was launched in April 22 from Kanhoji Angry Wet Basin of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited. India has been focusing on bolstering its maritime capacity with a focus on the Indian Ocean in the backdrop of concern over the China's growing foray into the region, considered the backyard of the Indian Navy. Now, the submarine are being constructed at the Mazagon Dock Builders Limited in Mumbai under the collaboration with the Naval Group of the France. Okay, 5 of the Kalvari class of submarine have already been commissioned into the Indian Navy. So this is the Kalvari class का ये सबमरीन है बक्सीर, उसका सी ट्रायल अभी चल रहा है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है डेट इज़ अंडर प्रोजेक्ट 75। अब ये इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट 75। Project 75 of Indian Navy is a scheme of the government of India that envisaged the building 6 Scorpion class attack submarine at Mazagon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai. The Scorpion grade strike submarine are a group of diesel-electric impulse submarines manufactured cooperatively by the Spanish company Navantia and the French Naval Group. Transfer of technology contracts with the France in 2005 allowed India to use indigenous resources while getting assistance from the French technology. The idea was to put indigenous resources to the best use and learn more about the submarine technology from the France. Project 75 was aimed at the building 6 conventional Scorpion class attack submarine. The current status of 6 submarines is as follows: INS Kalvari, INS Khandari, INS Karanj एंड INS वेला, INS वागीर एंड बक्सीर। तो बक्सीर जो है वो लास्ट है इसका, और ये भी अभी इसका सी ट्रायल शुरू हो चुका है। ऑलरेडी 5 ये ऑलरेडी हो चुके हैं। बागीर, वेला, करंज, खंडेरी एंड कालवरी ये सब हो चुके हैं। इन्होंने डिलीवर किया था 2015 में। खंडेरी जो INS है डिप्लॉयड 2019 में हो गया था। INS करंज जो 2021 में हो गया। INS वेला
ये 2021 में ऑलरेडी ज्वाइन द पी फ्लीट इन नवंबर 2000। अभी बागीर जो था वो 2022 में कमीशन हो चुका है। कमेंस इन नवंबर, इन्होंने शुरुआत की 2022 में। और बक्सीर जो है इट इज़ अ री इनकारनेशन ऑफ फर्स्ट बक्सीर विड्रॉन फ्रॉम द सर्विस इन 97। Bessel is titled after the name of fatal deep sea hunter in the Indian Ocean and was launched in April 2022। तो ये भी जो है इसका ट्रायल चल रहा है। वेरी सून इट विल गेट कमीशन एंड विल बी गिविंग इट सर्विस टू द इंडियन नेवी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। दिस इज़ इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है कि अपने शहर को कैसे आप स्वस्थ रखेंगे। उसकी एक पहल है, एवरी सिटी एवरी वार्ड इज ईचिंग द मंत्रा ऑफ RRR। अर्बन इंडिया इज अडॉप्टिंग द मंत्रा ऑफ 3R फॉर ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट टू वेल्थ। तो इसमें एक और चीज़ है जो कि वेस्ट हो जाता है, लोग फेंक देते हैं या फिर कचरे के रूप में गंदगी पड़ी रहती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इसके सेंटर्स बनाए जाएंगे अलग अलग सिटीज़ में। आप अपना वेस्ट मटेरियल लेके, जैसे पुरानी कॉपी किताबें हैं, कबाड़ का सामान है, कोई भी चीज़ें आप लेके आइए, उसको रिसाइकलिंग करके। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो शहर साफ़ रहेगा, गंदगी बाहर नहीं फेंकेंगे लोग, और दूसरा उनका हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कुछ यूजफुल, क्योंकि हमारे पास देयर आर मैनी टेक्नोलॉजीज नाउअडेज। उनको रिजुविनेट भी किया जा सकता है, रिजुविनेट तो नहीं बल्कि रिसाइकलिंग करके कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है जिससे स्वस्थ रहेगा, स्वच्छता जो है बनी रहेगी शहर में। इसके बहुत सारे सेंटर्स खोल दिए गए हैं अलग अलग सिटीज़ में, और अलग अलग शहरों में सेंटर्स खोले हैं। आप आइए और वहाँ जमा कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। Now, the nationwide campaign aims to nudge cities to set up RRR center, one-stop collection center for citizens to contribute clothes, shoes, old book, toys, and used plastic to be reused or recycled. RRR center are in line with the goodwill or impact center of the West that are the center hub for the sustainability. 7,000 RRR centers have been launched all across India. These centers are capturing the essence of Jan Andolan. Several innovative approaches are also being incorporated in designing RRR centers, such as RRR on wheels in Dewas. Newly opened RRR center in Agra, Rewa, Indore are not just attracting the enthusiastic crowd eager to deposit unused goods, old books, shoes, clothes, toys, but are also capturing the essence of Jan Andolan. Some cities are using collection bands to create awareness, while others have created animations to disseminate the message of RRR. Some cities of Telangana, Maharashtra, Jharkhand, Tripura have also geotagged their RRR centers to guide contributors to the nearest center for collection. Various wards have been showcasing enthusiastic to promote the RRR center have started depositing unused items from the citizens. To push the collection drive, city are planning to launch multiple RRR centers across the ward 20 May 2023 onwards. While Vijayawada Municipal Corporation has planned 57 RRR centers, Chandigarh has initiated plan for 35 RRR centers, while the Tripura finalized 17 locations for RRR centers. Karnataka will be launching 170 RRR centers during the campaign period, and Mizoram is setting 19 RRR centers and are using educational videos to spread awareness regarding reuse, reduce and recycle. RRR का full form है reuse, reduce and recycle. Within the next 15 days, Telangana plans to open 1600 RRR center and 400 RRR on wheels. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लोग कई तरह से इसके प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन चला रखा है, व्हील्स के द्वारा लोग कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं, और बहुत अच्छा कैंपेन है। तो दीज वेल सम टॉपिक्स रिगार्डिंग द नेशनल टॉपिक, जिसमें कि हमने जो नेशनल टॉपिक्स प्रतियोगिता 53 जुलाई मंथ की जो है उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए थे नेशनल टॉपिक्स वो कवर अप किए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।